नमस्कार साथियों, YouTube चैनल लकी एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि हमारे 10th क्लास का जो सिलेबस है वो चल रहा है। आगामी दिनों में हमने बताया था कि 11th क्लास और 12th क्लास को भी आपको क्लासें चालू कर दी जाएंगी। उसके अंतर्गत आज से आपकी 12th क्लास हिंदी कंपलसरी की क्लासें स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें जिस प्रकार से 10th क्लास का पहली क्लास में हमने सिलेबस को बताया था, पाठ्यक्रम का बताया था, उसी प्रकार से हम 12th क्लास के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कितने नंबर का कौन सी टॉपिक होता है, कितने नंबर की बुक्स होती है, और भी कई बातें होती हैं जिनका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। क्योंकि पढ़ने से पहले हमें ये निर्धारित होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है। इस सिलेबस के अंतर्गत कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है, कौन सी बुक कितने नंबर की है। क्योंकि 12th क्लास अनिवार्य विषय के अंतर्गत हिंदी कंपलसरी में आपके 2 बुक लगी हुई हैं। क्योंकि अभी हमारा जो इस साल जो सिलेबस है वो ओल्ड सिलेबस जो है वो RVSC सिलेबस है। कौन सा है? RVSC सिलेबस है, अर्थात NCERT सिलेबस नहीं है। 9th क्लास और 11th क्लास में आपका NCERT सिलेबस आ चुका है। अगली साल से आपका 12th क्लास और 10th क्लास में भी NCERT ही सिलेबस आएगा। इसलिए इस साल जो आपकी परीक्षाएं होंगी वो परीक्षाएं आपकी पुराने पैटर्न के आधार पर ही, पाठ्यक्रम के आधार पर ही होंगी। पुराने पैटर्न के अंतर्गत हमारा जो सिलेबस लगा हुआ है उसमें जो 2 बुक लगी हुई हैं, उन 2 बुकों में पहली जो बुक लगी हुई है उसका नाम है सृजन, और जो दूसरी बुक लगी हुई है उसका नाम है पीयूष प्रभा। ये 2 बुक हमारे उस सिलेबस में लगी हुई हैं। इन 2 बुकों का हमें अध्ययन करना होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक मानी जाती है वो मानी जाती है सृजन बुक। हमारा जो पेपर आता है वो 80 नंबर का आता है। 20 नंबर हमारे स्कूल से सेशनल वगैरह जाते हैं। तो इस 80 नंबर का जो डिवाइडेशन किया गया है उस डिवाइडेशन को आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ। पहला जो टॉपिक आता है आपके सिलेबस के अंदर वो आता है अपठित बोध। अपठित माने बिना पढ़ा हुआ। अपठित बोध जो आता है आपका वो आता है 8 अंक का। अपठित बोध 8 अंक के अंतर्गत आपको पेपर के अंतर्गत आपको एक अपठित गद्यांश और एक अपठित पद्यांश मिलते हैं, जिनमें कि 4 अंक का ही आपका गद्यांश होता है और 4 अंक का ही आपका पद्यांश होता है। इस प्रकार से टोटल जो नंबर होते हैं इसमें आपके कितने होते हैं? 8 नंबर होते हैं। अपठित गद्यांश और पद्यांश जो सामान्यतः आपके आते हैं पेपर में वो 8th 9th 10th 11th क्लास की जो हिंदी विषय है जो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, सामान्यतः वहीं से ही उठा करके कोई गद्यांश और पद्यांश दे दिया जाता है, लेकिन वो गद्यांश और पद्यांश आपके 12th क्लास में नहीं होता है। उस अपठित गद्यांश और पद्यांश में जितने भी प्रश्न आते हैं उनका आपको हल करना होता है, जो कि आपके 8 अंक का आता है। उसके बाद में आपकी जो दूसरे टॉपिक के अंतर्गत आता है वो है व्यावहारिक व्याकरण एवं रचना। ये व्याकरण वाला टॉपिक है। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें इसकी 16 अंक का टॉपिक है, जिसमें से एक भी अंक कटने की संभावना नहीं होती है। अर्थात इसमें पूरे के पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। और इस व्यावहारिक व्याकरण एवं रचना टॉपिक के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो है भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। पहला जो टॉपिक है भाषा व्याकरण लिपि का परिचय, इनमें जो प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते हैं वह भाषा की परिभाषा, प्रकार, विशेषताएं इत्यादि पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से व्याकरण जो है, व्याकरण की परिभाषा, विशेषताएं, अर्थ, प्रकार आदि, लिपि का परिचय, लिपि की विशेषताएं आदि ऐसी ही चीजें इससे पूछी जाती हैं, जिनका अंक निर्धारण किया गया है 2 अंक। भाषा व्याकरण में अंतर, व्याकरण लिपि में अंतर, लिपि भाषा में अंतर, लिपि व्याकरण में अंतर, ऐसे भी अंतर करके प्रश्न पूछ लिया जाता है। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है पद परिचय, जो भी कितने अंक का होता है? 2 अंक का होता है। पद परिचय टॉपिक के अंतर्गत हमें
कोई भी वाक्य दिया जाता है उस वाक्य के अंतर्गत एक शब्द के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाता है और हमें पूछा जाता है इस शब्द से संबंधित पद परिचय के 2 या 3 बिंदु दीजिए। यह टॉपिक एक ऐसा टॉपिक होता है जो हमारी पिछली क्लासों में हमने जो क्लासों में अध्ययन किया है उससे संबंधित होता है। जिस पद परिचय के अंतर्गत हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक आदि सभी का अध्ययन करना होता है, यह हमारा टॉपिक होता है पद परिचय, जो कि 2 अंक का निर्धारण किया गया है। तीसरा टॉपिक है हमारा शब्द शक्ति। ये भी कितने अंक का है? 2 अंक का है। शब्द शक्ति के अंतर्गत ये काव्य शास्त्र के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है। इस शब्द शक्ति में आपकी 3 प्रकार की शब्द शक्तियां होती है, अविदा, लक्षणा और व्यंजना। इन तीनों ही शब्द शक्तियों का यहाँ अध्ययन किया जाता है, जिसमें या तो अविदा शब्द शक्ति या लक्षणा शब्द शक्ति या व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषाएं या विशेषताएं पूछ ली जाती हैं, या इनमें अध्ययन अंतर पूछ लिया जाता है, या कोई उदाहरण देकर के ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो अलंकार टॉपिक होता है। अलंकार टॉपिक के अंतर्गत भी कई प्रकार के अलंकार होते हैं, लेकिन आपको अनिवार्य विषय के अंतर्गत आपको अलंकारों का निर्धारण किया गया कि आपको यही अलंकार पढ़ने हैं। और अनिवार्य विषय के अंतर्गत अलंकारों में आपको 8 ही अलंकारों का अध्ययन करना है, जिसमें कि मुख्यतः अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास। ये 8 अलंकार आपको जिनका कि आपको यहाँ पर अध्ययन करना है। इन्हीं 8 अलंकारों के अंतर्गत आपको पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें कि अनुप्रास अलंकार कौन सा है, श्लेष कौन सा है, यमक कौन सा है, रूपक कौन सा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, उदाहरण। इन अलंकारों में या तो उनकी परिभाषा या कोई एक एग्जाम्पल देके कौन सा इसमें अलंकार है, ये प्रश्न पूछा जाता है, जिसका अंक निर्धारण 2 किया गया है। उसके बाद पारिभाषिक शब्दावली कंपटीशन के लेवल पे सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसका पारिभाषिक शब्दावली का मतलब होता है मीनिंग, अर्थात इसमें अंग्रेजी से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात अंग्रेजी की मीनिंग दी जाती है, उनका आपको हिंदी अर्थ बताया जाता है कि आपको उनका हिंदी अर्थ बताना है कि इन मीनिंग का हिंदी अर्थ क्या है। 2 मीनिंग पूछी जाती हैं, ये पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत आती है, वो आपके 2 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद में पत्र एवं प्रारूप लेखन। पत्र एवं प्रारूप लेखन के अंतर्गत भी कई प्रकार के पत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 5 ही पत्रों का निर्धारण किया गया, अर्थात इन 5 पत्रों को ही आपको पढ़ना है, जिसमें कि अर्धशासकीय पत्र, निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन, अधिसूचना। ये क्या क्या होते हैं? अर्ध सरकारी पत्र कैसा होता है, अर्धशासकीय पत्र क्या होता है, निविदा क्या होती है, विज्ञप्ति क्या होती है, ज्ञापन क्या होता है, अधिसूचना क्या होती है, आदि आदि चीजें क्या होती है, इनका अध्ययन करना होता है, या कोई एग्जामिनर एक पत्र में से लिखवा ले लेता है। उसके बाद निबंध लेखन, ये अंत में एक विषय होता है जो कि 4 अंक का निर्धारण होता है, जिसमें कि 4 या 5 निबंध दिए हुए होते हैं, उनमें से आपको एक निबंध लिखना होता है। इस प्रकार से आपके व्याकरण व्यवहारिक जो सिलेबस है उसका निर्धारण 16 अंक के द्वारा किया गया है। उसके बाद में मैं बता चुका हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत एक पुस्तक है सृजन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये पुस्तक आपकी गद्य भाग और पद भाग इन दोनों भागों में जिसका निर्धारण किया गया है, अर्थात जिसमें पद के चैप्टर भी दिए हुए हैं और गद्य के चैप्टर भी दिए हुए हैं। अंक समान है, 16 अंक का ही आपका गद्य भाग है और 16 अंक का ही पद भाग है। इस प्रकार से 32 नंबर की आपकी सृजन बुक है। तो आप समझ सकते हो कि सृजन जो बुक है कितनी इंपॉर्टेंट बुक है, जिसमें कि आपको गद्य भाग भी पढ़ना है, पद भाग पढ़ना है, अर्थात जो सप्रसंग व्याख्या करने के लिए आएंगे वो इसी में से आता, अर्थात जो सिलेबस के अंतर्गत प्रश्न आता है सप्रसंग व्याख्या करने के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो इसमें से आते हैं, निबंधात्मक प्रश्न इसमें से आते हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न इसमें से आते हैं, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न इसमें से आते हैं, और कवि या लेखक का परिचय आता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। इसलिए जो सृजन बुक है ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक होती है पढ़ने की दृष्टि से, जिसमें बता चुका हूँ व्याख्या, कवि परिचय, लेखक परिचय, निबंधात्मक प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न आदि सभी प्रश्न आपके सृजन पाठ्य पुस्तक में से ही आते हैं। उसके बाद में जो दूसरी पुस्तक है आपकी वो है पीयूष प्रवाह। ये पीयूष प्रवाह जो बुक है ये आपकी दूसरी बुक होती है, जिसका निर्धारण आपके 12 अंकों के माध्यम से किया गया है। इस पूरी बुक में कुछ जो चैप्टर दिए हुए हैं उन चैप्टर में से एक ही निबंधात्मक प्रश्न आता है, एक निबंधात्मक प्रश्न आता है और 3 आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं। एक जो निबंधात्मक प्रश्न आता है वो 6 नंबर का आता है, जो 3 लघुत्तरात्मक जो प्रश्न आते हैं वो 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर के आते हैं, और इस प्रकार से 12 अंक की आपकी पीयूष प्रभा बुक होती है। इसके बाद में अंतिम जो होता है वो आपका होता है संवाद सेतु। 11th और 12th क्लास के सिलेबस में संवाद सेतु के नाम से एक बुक चलती है, लेकिन उस संवाद सेतु जो बुक है उसमें 10 चैप्टर दिए हुए हैं।
10 चैप्टर में से 1 से लेकर 5 चैप्टर तक, 1 से लेकर 5 चैप्टर तक आपके 11th क्लास के सिलेबस में है, 6 से लेकर के 10 तक आपके 12th क्लास के सिलेबस में दिए हुए हैं। वही जो 6 से लेकर 10 तक जो चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर है समाचार लेखन, जो कि 2 अंक का आता है, विविध प्रकार के लेखन 2 अंक, साक्षात्कार लेने की कला 2 अंक, विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता 2 अंक, वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन कला 3 अंक। इस प्रकार के इसके टोटल अंकों का निर्धारण किया गया है, वो है 12 अंक। अर्थात संवाद सेतु संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो आपके 5 आते हैं। इन 5 प्रश्नों का जो निर्धारण किया गया है वो 12 अंकों में निर्धारण किया गया, जिसमें से प्रथम 2-3 चैप्टर उनके अंक जो हैं 2-2 अंक हैं और अंतिम 2 जो चैप्टर हैं उनके 3-3 अंक हैं। इस प्रकार से आपका जो पूरा पाठ्यक्रम है वो पूरे पाठ्यक्रम में से 80 नंबर के आपके प्रश्न आते हैं। ये सब आपको इस 12th क्लास हिंदी अनिवार्य विषय में ये पढ़ना होता है। आप इसका अध्ययन कर लें, इसे आप अपनी एक नोटबुक पेज पे उतार लें, जिससे आपको ये पता रहे कि हमें टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है, जिससे आपको पता रहे कौन सा टॉपिक कितने नंबर का। जब आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है, तो आप सिलेबस का निर्धारण नहीं कर सकते और अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते। इस सिलेबस के अंतर्गत हम आगामी क्लास में जो हम पहला टॉपिक जो अपना स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे पढ़ाना अनिवार्य विषय के अंतर्गत, वो हम टॉपिक करेंगे, अपना पहला जो शुरू करेंगे वो करेंगे अलंकार। अलंकार वाले टॉपिक को हम सर्वप्रथम करेंगे और अलंकार टॉपिक के अंतर्गत हम ये 8 प्रकार के जो अलंकार हैं, इन 8 प्रकार के अलंकारों का अध्ययन करेंगे। मैं मानता हूं कि आपको ये पूरा की पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। आप इस सिलेबस को अपनी नोटबुक में उतार लें, इसका अध्ययन करें और आगामी क्लासों में जो हमारा पहला टॉपिक है व्याकरण के अंतर्गत अलंकार, उस टॉपिक को हम शुरू करेंगे। धन्यवाद।